लास्ट क्लास में हमने ओम्स लॉ स्टार्ट किया था, है ना। मैंने आपको समझाया था अच्छे से कि किसी भी सर्किट में या किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अगर आपको करंट, अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज करना है तो क्या इंक्रीज करना पड़ेगा? पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। हम क्या करते हैं, एक तरफ हायर लगाते हैं पोटेंशियल, एक तरफ लोअर लगाते हैं, तो करंट फ्लो होता है हायर से लोअर, ठीक है। सो अगर हम वो पोटेंशियल डिफरेंस को और बढ़ा दें तो अमाउंट ऑफ करंट और बढ़ जाता है, समझाया था ना मैंने। सो इससे ये ओम्स लॉ भी यही होता है कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस, किसी भी कंडक्टर से जो करंट पास हो रहा है, जो करंट फ्लो हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। समझ में आया क्या? जितना ज्यादा इसके एंड्स पर आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे उतना ज्यादा करंट आएगा, है ना। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लगाते हैं, या तो हम कोई एक्सटर्नल सोर्स लगा देते हैं जैसे सेल या बैटरी। तो जितने ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस की आप बैटरी लगाओगे उतना ज्यादा उस बैटरी से करंट निकलेगा। समझ में आया क्या? ऐसे भी समझ सकते हैं, उतना ज्यादा बैटरी वर्क कर सकती है तो उतना ज्यादा करंट भी फ्लो करवाएगी। समझ में आया क्या? तो जितने ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी आप लगाओगे सर्किट में उतना ज्यादा करंट फ्लो हो सकता है उस सर्किट से। समझ में आया क्या? मींस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। फिर आगे हमने ये भी लिखाया था, एक और लाइन क्या लिखी थी, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स अनचेंज्ड। ये लाइन का मीनिंग अभी हमने समझा नहीं अच्छे से, अभी समझेंगे हम धीरे धीरे आगे जब हम रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, कि टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए और अदर फिजिकल कंडीशन जैसे लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सब चेंज नहीं होना चाहिए, ये सब जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। अगर जैसा है वैसा ही रहेगा, टेम्परेचर भी उतना ही रहेगा, तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस है, अदरवाइज नहीं है। मतलब अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम डबल कर दें तो करंट भी डबल हो जाएगा। समझ में आया? पोटेंशियल डिफरेंस हाफ कर दें तो करंट भी हाफ हो जाएगा। समझ में आया? है ना। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जितने टाइम्स हम बढ़ाएंगे करंट भी उतने टाइम्स बढ़ जाएगा, आया समझ में? या जितने टाइम्स हम कम कर देंगे करंट भी उतने टाइम्स कम हो जाएगा। समझ में आया क्या? यस है ना। ये ओम्स लॉ था, ठीक है। सो जब हमने फिर प्रोपोर्शनल हटाया था तो आर एक कांस्टेंट आया था जिसको हमने नाम दिया आर, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। वो क्या होता है? कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसको हम अलग से एक टॉपिक पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर क्या होता है, किस में ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, किस में कम होता है। अभी याद रखो कि ये रेजिस्टेंस होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर विच अपोजेस द करंट। ये कंडक्टर की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है जो करंट को क्या करती है? अपोज करती है। कैसे करती है वो आगे समझेंगे। समझ में आया? कैसे अपोज करती है वो आगे समझेंगे। क्यों करंट, जब भी हम कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं तो उसको अपोजिशन क्यों मिलता है, उसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, कौन अपोज करता है, वो हम धीरे धीरे समझेंगे। समझ में आया क्या? हाँ यस सर यस सर। अगर इस ऊपर तो करंट का फॉर्मूला आया I इज इक्वल टू V बाई R। समझ में आया? सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इफ V अगर कांस्टेंट हो, अगर V कांस्टेंट है, ठीक है, तो I जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा। होगा कि नहीं होगा? जैसे मान लो आपने 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी किसी सर्किट में, तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट है। तो अब सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम कर दोगे तो करंट बढ़ जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ आया समझ में? रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा। समझ में आया? यस है ना। अब इसका हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, I वर्सेस V का, I वर्सेस V ग्राफ, या V वर्सेस I ग्राफ, V वर्सेस I ग्राफ, V वर्सेस I ग्राफ। देखो हमने क्या पढ़ा है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाते हैं तो करंट बढ़ता रहता है। हाँ बोलो। ठीक है। सो V वर्सेस I ग्राफ अगर मुझे बनाना है, जैसे मान लो मैंने 2 वोल्ट की बैटरी लगाई, करंट आया 1 एम्पियर। फिर मैंने 4 वोल्ट की बैटरी लगा दी, करंट आया 2 एम्पियर।
पोटेंशियल डिफरेंस में डबल करूंगा तो करंट भी डबल हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा? इस एक्सिस में V है, इस एक्सिस में I है, समझ में आया? V वर्सेस I ग्राफ। फिर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट कर दिया तो करंट कितना हो जाएगा? 3 एम्पियर। मान लो मैंने 8 वोल्ट कर दिया तो करंट कितना हो जाएगा? 4 एम्पियर। 4 एम्पियर। समझ में आया क्या? तो इन सबको अगर मैं प्लॉट करूं, यस सर, इन सबको अगर मैं पॉइंट्स निकालूं तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है? स्ट्रेट लाइन। समझ में आया क्या? जब भी कोई एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। कैसा ग्राफ बनता है? स्ट्रेट लाइन। और इसका स्लोप, इसका स्लोप जो होगा टेन थीटा। समझ में आया? तो इसका स्लोप होगा टेन थीटा, वो होगा इस एक्सिस में क्या है V और इस एक्सिस में क्या है I। V बाई I करेंगे ना, Y एक्सिस में किसकी वैल्यूज है? पोटेंशियल की। और X एक्सिस में किसकी वैल्यू? करंट की। तो स्लोप क्या देगा आपको? पोटेंशियल अपॉन करंट। स्लोप क्या देगा आपको? पोटेंशियल अपॉन, और पोटेंशियल अपॉन करंट क्या होता है? यहाँ पर देखो ध्यान से, इस फॉर्मूले में पोटेंशियल अपॉन करंट करेंगे तो क्या मिलेगा? R मिलेगा। सो स्लोप ऑफ VI ग्राफ, स्लोप ऑफ VI ग्राफ हमें क्या देगा? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। समझ में आया? टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर एक्सिस में क्या है? V पोटेंशियल, और बेस वाली एक्सिस में क्या है? करंट। टेन थीटा पता है ना क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। टेन थीटा मतलब स्लोप। हाँ सर। स्लोप कैसे निकालते हैं हम? टेन थीटा। याद है सबको स्लोप कैसे निकालते हैं? किसी भी ग्राफ का स्लोप कैसे निकालते हैं हम? टेन थीटा से। तो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर में क्या है? पोटेंशियल एक्सिस है, और बेस में क्या है? करंट है। तो पोटेंशियल अपॉन बेस करेंगे तो क्या आएगा? रेजिस्टेंस। समझ में आया? सो इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा? रेजिस्टेंस देगा। तो जब हम रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तब वापस से लिखवाऊंगा मैं। आया समझ में? लिखो इसको। यस। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है? रेजिस्टेंस। अब देखो रेजिस्टेंस अभी मैंने सिर्फ इतना बताया कि ये करंट को अपोज करता है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकता है। समझ में आया क्या? अब क्यों रोकेगा? देखो, देखो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो मींस फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो मींस फ्लो ऑफ चार्ज। समझ में आया? फ्लो ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट ही तो इलेक्ट्रिक करंट होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट। Q बाई टी। आई क्या था? Q बाई टी। Q क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, है ना? तो किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो हो रहा है Q अपॉन टाइम हम करते हैं तो करंट आता है। तो जितना ज्यादा चार्ज फ्लो होता है उतना ज्यादा करंट आता है। समझ में आया? तो करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मींस जब भी करंट फ्लो हो रहा है मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है। इसमें कोई डाउट है किसी को? पढ़ चुके हम, कोई डाउट नहीं है ना? सो करंट फ्लो हो रहा है मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है। चार्ज कौन सा फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। तो जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्री हो जाते हैं। आवाज आ रही है सबको? जैसे मैंने बैटरी लगाई तो इसके एटम में से, एटम अब आ रही आवाज?
यस यस हाँ, सर। यस तो वो सर इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, ठीक है। अब वो जिधर फोर्स लगेगा उधर जाएगा, तो इस सारे इलेक्ट्रॉन्स पर फ्री, इधर फोर्स लग रहे हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये मैंने पहले भी समझाया था तुम्हें, जैसे हम बैटरी लगाते हैं इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, वो फ्री हो जाते हैं, वो अपने एटम के वैलेंस शेल से निकल के फ्री हो जाते हैं। समझ में आया? तो अब इसमें कंडक्टर के अंदर क्या क्या कौन कौन अवेलेबल है? एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है ना, और एटम्स अवेलेबल है, उसके अलावा आयंस भी अवेलेबल है। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये एटम क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा एटम में। समझ में आया क्या? पहले न्यूट्रल था बट इससे इलेक्ट्रॉन अलग हुआ तो ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया क्या? यस सर तो यस इस सर कंडक्टर के अंदर जिसमें आपने बैटरी लगाई हुई है कौन कौन अवेलेबल है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन होते हैं? जो वैलेंस शेल से निकल जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। समझ में आया? एटम्स, और उसके अलावा पॉजिटिवली चार्ज आयंस बोलते हैं इनको। जिस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल गया वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी टकराएंगे। समझ में आया क्या? यस यस सर। एटम से भी कोलिजन होगा इनका, और पॉजिटिव चार्जेस से भी कोलिजन होगा। समझ में आया क्या? यस तो यही तो अपोजिशन होता है, कोलिजन की यस वजह से सर। अपोजिशन मिलेगा। जैसे हमने बैटरी लगाई, इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, मूव करना, वो करंट फ्लो करवाना चाहते हैं, वो मूव होना चाहते हैं, तो करंट भी फ्लो होगा। लेकिन इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन से एक दूसरे से कोलिजन होगा सबका, फिर इतने सारे एटम से, फिर इतने सारे पॉजिटिव चार्ज भी जिनमें से इलेक्ट्रॉन निकला, तो वो दूसरा क्या बन गया? पॉजिटिव चार्ज। तो सबका कोलिजन होगा, तो करंट को फ्लो होने में अपोजिशन मिलेगा, ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा। समझ में आया क्या? मींस इलेक्ट्रॉन को ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इतना इजीली नहीं फ्लो हो पाएगा। समझ में आया? अब ये कोलिजन जिस यस सर। कंडक्टर में ज्यादा होंगे उसमें अपोजिशन ज्यादा मिलेगा। आया क्या समझ में? यस मतलब उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है। आया समझ में? और जिस कंडक्टर में कोलिजन कम होंगे उसमें अपोजिशन कम मिलेगा, मतलब उसमें रेजिस्टेंस कम है। समझ में आया क्या? यस सर यस हाँ। सर। अब हम बोलते हैं इंसुलेटर में रेजिस्टेंस क्यों ज्यादा होता है? एक्चुअल में इंसुलेटर में आप कितने भी हाई वोल्टेज की बैटरी लगा दो, उसके जो वैलेंस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इतने लूजली बाउंडेड नहीं होते कि फ्री हो जाए, वो बहुत टाइटली बाउंडेड होते हैं, वो फ्री नहीं हो पाते। समझ में आया? यस बट कंडक्टर के जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट शेल के, वो लूजली बाउंड होते हैं, उनको हल्का सा भी फोर्स लगा दो वो बाहर हो जाएंगे, मूव करने के लिए, फ्लो होने के लिए, करंट बनने के लिए। समझ में आया क्या? बट इंसुलेटर में, इंसुलेटर जैसे वुड, रबर, प्लास्टिक, इनके जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंडेड होते हैं। वो क्या होते हैं? टाइटली बाउंड। तो अगर आप उनके एक्रॉस, जैसे प्लास्टिक के एक्रॉस आप बैटरी लगा दो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, वुड के एक्रॉस आप बैटरी लगा दो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। समझ में आया? क्यों? उसमें भी तो वही काम कर रही बैटरी, बट उसके इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं हो पा रहे। समझ में आया? यस यस सर। तो उसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं यस हो पा रहे, तो कोलिजन तो छोड़ो, करंट बनेगा ही नहीं उसमें। किसमें? इंसुलेटर में। समझ में आया क्या? तो इंसुलेटर में रेजिस्टेंस ज्यादा होने का रीजन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें बहुत कम होते हैं, होते ही नहीं है। समझ में आया? और यस कंडक्टर्स में जो रेजिस्टेंस होता है उसका रीजन है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत होते हैं लेकिन उनके कोलिजन्स की वजह से रेजिस्टेंस होता है। समझ में आया? यस आया यस समझ में? सो ये सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो फील आई रेजिस्टेंस क्यों होता है? दो वजह से होता है। एक तो कोलिजन की वजह से, कोलिजन ज्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और एक अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, क्योंकि जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा फ्लो ऑफ चार्ज होगा, उतना ज्यादा करंट बनेगा, मतलब रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। समझ में आया क्या? हाँ। यस तो इंसुलेटर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है तो उसमें करंट बनता ही नहीं है, तो करंट अगर कम है या नहीं है तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ऐसे समझो। समझ में आया क्या? यस यस सर। ठीक है। सो पॉइंट वाइज लिख देते हैं। व्हेन चार्ज, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू कंडक्टर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, from one point to another, they collide with other
electrons, atoms and positively charged ions. ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस कहां से आए? जिन एटम में से इलेक्ट्रॉन निकले थे वो एटम्स अब क्या बन गए? पॉजिटिवली चार्ज आयंस। समझ में आया? Yes, तो sir. इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गए, इलेक्ट्रॉन तो फोर्स के साथ साथ मूव करेंगे, बट एटम तो हेवी है बहुत, इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्का है, एटम तो हेवी होता है, तो एटम तो अपने रैंडम डायरेक्शन मूव करता रहेगा। समझ में आया? तो सारे इलेक्ट्रॉन उससे टकराएंगे तो कोलिजन होगा, तो एनर्जी वेस्ट होगी। समझ में आया? Yes. वो एनर्जी कौन दे रहा था? बैटरी दे रही थी, तो बैटरी की एनर्जी कोलिजन में चली गई। समझ में आया? तो वो जो अपोजिशन मिल रहा है Yes. उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। आया समझ में? एंड पॉजिटिवली चार्ज आयंस प्रेजेंट inside the conductor, ठीक है? So due to these collisions, there is some obstruction और opposition बोल दो, opposition to the flow of electrons, या चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स करंट को अपोजिशन मिल रहा है, चार्ज का फ्लो होने से ही तो करंट बनता है। टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? थ्रू द Yes. कंडक्टर। ठीक है? सो इसी अपोजिशन को ये न्यू समझ लो, एक प्रॉपर्टी कंडक्टर की, हर कंडक्टर में कोलिजन होंगे तो हर कंडक्टर में अपोजिशन मिलेगा, तो उसकी इसी प्रॉपर्टी को जो करंट को अपोज करती है उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, और ये रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर में बिकॉज ऑफ द कोलिजन्स। समझ में आया? Yes, sir. सो डेफिनेशन क्या लिखेंगे रेजिस्टेंस की? Yes, sir. द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर due to which it opposes the flow of current passing through it is called resistance of the conductor या resistance। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है? सो रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला तो हमने देखा, V अपॉन I, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर अपॉन करंट पासिंग थ्रू इट, उससे रेजिस्टेंस निकल जाएगा, है ना? हमने पढ़ा था ना I इज इक्वल टू V बाई आर, तो R इज इक्वल टू क्या होगा? V बाई I। ठीक है? सो इसकी SI यूनिट जो होती है वो होती है ओम, सिंबल होता है ये ऐसा। रेजिस्टेंस की यूनिट हम रेजिस्टेंस को किसमें, हर कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा ओम्स में। 2 ओम का कंडक्टर है, 10 ओम का है, 20 ओम का है, उसको हम रजिस्टर भी बोलेंगे। समझ में आया? ठीक है? Yes. हाँ, और एक और मैंने क्या बताया रेजिस्टेंस निकालने का तरीका? स्लोप मीन्स tan थीटा, किसका? ऑफ VI कर्व, VI कर्व या ग्राफ का, दोनों पर बेस क्वेश्चन आ सकते हैं। बताया था ना अभी, जैसे आपको ग्राफ गिवन है VI, इसका आपको ये एंगल गिवन है, ये थीटा गिवन है आपको, तो रेजिस्टेंस डायरेक्ट tan थीटा से मिल जाएगा आपको। समझ में आया? डायरेक्ट tan थीटा निकाल लो, स्लोप ऑफ VI कर्व क्या होता है? tan थीटा, वही रेजिस्टेंस। समझ में आया? Yes. सो ये फॉर्मूला नंबर 1
ये फॉर्मूला नंबर 2, एक और बाद में ही बताऊंगा, ठीक है। लिखो इसको। अब मुझे एक क्वेश्चन सोल्व करके बताओ। जैसे मान लो मैंने वी आई कर्व गिवन है मुझे, दो कंडक्टर्स का वी आई कर्व गिवन है, ठीक है। ये कंडक्टर 1, ये कंडक्टर 2। मान लो इसका रेजिस्टेंस है R1 और इसका है R2। इसका स्लोप है 60 डिग्री और इसका स्लोप है 45 डिग्री। बताओ R1 बड़ा है R2 बड़ा है? R1 R1 बड़ा है R2 बड़ा है? R1 R1 तो R1 R1 कितना होगा? R1 हाँ, R1 होगा 1060। 1060 कितना होता है? √3। पता है ना 1060 की वैल्यू? yes sir √3 कितना होता है? 1.732 ओम। समझ में आया? और R2 का रेजिस्टेंस कितना होगा? 1045 होता है 1। 1 तो R1 बड़ा है ना R2 से, तो ऐसे बता सकते हैं क्या ग्राफ देखकर रेजिस्टेंस? yes sir समझ में आया? हाँ, ठीक है। yes अब रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है वो हमें देखना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर। ये तो हमें पता लग गया कि रेजिस्टेंस अगर ज्यादा हुआ तो करंट कम हो जाएगा, क्योंकि करंट को अपोज करता है किसी भी कंडक्टर का, और रेजिस्टेंस कम है तो उसमें करंट ज्यादा फ्लो हो सकता है। समझ में आया? yes आया समझ में? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। सिंपल सी बात है ना? अब ये अपोजिशन किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, समझ में आया? सो उसमें से फर्स्ट है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। L कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे पास एक कंडक्टर है, ये, और एक कंडक्टर है ये। दोनों की थिकनेस सेम है, ओनली लेंथ में डिफरेंस है। इसकी लेंथ है L1, इसकी लेंथ है L2। बताओ किस में ज्यादा अपोजिशन मिलेगा? L1 L1 में ज्यादा L2 मिलेगा। जिसमें L2 लेंथ कम है उसमें अपोजिशन ज्यादा मिलेगा। L2 करंट को इस दोनों कंडक्टर के अक्रॉस गुजरना है, निकलना है, इनमें से पास होना है, तो किसमें ज्यादा अपोजिशन मिलेगा और किसमें कम मिलेगा? मुझे बताओ। L1 में ज्यादा मिलेगा L2 में ज्यादा L1 में क्यों ज्यादा मिलेगा? कम लेंथ है ना वो तो। जितना ज्यादा लेंथ होगा उतने लेंथ तक अपोजिशन मिलता जाएगा ना। हाँ, sir मैंने बोला yes मैंने sir बोला कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, दोनों पे कांटे लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? कांटे। उसमें से चल के जाना है तुम्हें, तो कौन सा रास्ते पे ज्यादा अपोजिशन मिलेगा, लंबे वाले पे या शॉर्ट वाले पे? लंबे वाले पे तो ऑब्वियसली बात है कि L2 में ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। समझ में आया क्या? हाँ, रेजिस्टेंस sir. क्या है करंट के लिए? कांटों की तरह ही तो है, अपोज कर रहे हैं ना उसको। तो छोटे वाले वायर में तो करंट कम कम लेंथ तक उसको रेजिस्टेंस मिलेगा, अपोजिशन मिलेगा, उसमें ज्यादा लेंथ तक मिलेगा। समझ में आया क्या? अगर हमारे पास दो ऑप्शन है, दोनों में कांटे लगे हुए, तो हम कौन से वाले लेंथ में जाएंगे? कम वाली लेंथ से निकलेंगे ना। समझ में आया क्या? बाकी सब पैरामीटर्स इसमें सेम है, मतलब थिकनेस भी सेम है, मटेरियल भी सेम है, ओनली लेंथ अलग है। समझ में आया? yes तो रेजिस्टेंस लेंथ के कैसे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली या इनवर्सली? directly डायरेक्टली। लेंथ ज्यादा Directly. होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ऐसे समझो। ऐसे याद रखो कि अगर मेरे पास दो रास्ते हैं
दोनों में कांटे लगे हुए हैं, तो किस में ज्यादा अपोजिशन मिलेगा? जिसका पाथ लंबा है, मतलब उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ में आया? यस रेजिस्टेंस हाँ ऑफ एनी कंडक्टर is directly proportional to its length। लिख लिया? सेकंड फैक्टर जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब थिकनेस। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, मतलब जिसमें हमें करंट फ्लो करवाना है, उसमें तो रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, मैं दो कंडक्टर दिखाता हूं तुम्हें जिनकी लेंथ सेम है, लेंथ सेम है बट एरिया अलग अलग है। बताओ किस में ज्यादा करंट होगा, सॉरी किस में ज्यादा रेजिस्टेंस होगा? सर इसका एरिया, ये एरिया, इसका एरिया है A1 और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2। बताओ किस में होगा? सर A1 छोटे वाले में A1। छोटे वाले में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। कैसे पता? कैसे समझेंगे इसको? कैसे याद रखना है? कैसे फील करना है इसको? जैसे मान लो मैंने तुम्हें दो वायर दी, एक मोटा वायर दिया और एक पतला वायर दिया, किस में ज्यादा करंट फ्लो हो सकता है, मोटे में या पतले में? मोटे वाले ज्यादा करंट किस? हाँ सर मोटे वाले में। मोटे वाले में ज्यादा फ्लो होगा। या फिर ऐसे समझो, दूसरे तरीके से समझो। मान लो 100 लोग एक साथ दौड़ रहे हैं, अब उनके पास दो रास्ते हैं, एक तो बिल्कुल पतला सा, 100 क्या समझ लो 1000 लोग दौड़ रहे हैं एक साथ, एक तो बिल्कुल पतला सा रास्ता है और एक बहुत वाइड एरिया, उसका एरिया क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा है। तो किसमें इजीली दौड़ पाएंगे? सर जो वाइड रास्ता है, जो वाइड हो। जो वाइड वाला, उसमें कोलिजन कम होंगे वाइड वाले में। समझ में आया क्या? यस सर। तो उसमें कोलिजन कम होंगे तो उसमें रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। समझ में आया क्या? यस तो किसमें कोलिजन कम होंगे अगर Yes, मैं sir. इनमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाऊं तो? A2 में या A1 में, किसमें कम होंगे? A2 में। A2 में कम में। होंगे क्योंकि जगह ज्यादा है वहां पर। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, और या फिर ऐसे Yes, पूछूं मैं, sir. किसमें ज्यादा करंट फ्लो करवा सकते हो आप? A2। A2 में, A2 क्योंकि में उसमें करा जगह सकते हैं ज्यादा है, सर। क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस कम है, ऐसे भी बोल दो। समझ में आया? इसलिए आपने देखा होगा कि जो जिसमें जो जैसे चार्जर है, इसका वायर बहुत पतला होता है क्योंकि उसमें करंट इतनी ज्यादा हमें जरूरत नहीं है। बट AC का वायर आपने देखा होगा मोटा होता है ना? या फिर हमारे Yes, घर के sir. जो बाहर वायर होते हैं जिसमें बहुत बाहर से सप्लाई आती है, उसमें बहुत ज्यादा करंट फ्लो आता है, तो उनकी थिकनेस बहुत ज्यादा होती है कि नहीं होती है? यस यस सर। बट जहां पर करंट बिल्कुल कम होता है, जैसे माउस का वायर देखा है आपने, ठीक है, जहाँ पे करंट कम होता है उनके वायर की थिकनेस भी कम होती है क्योंकि जरूरत नहीं है। समझ में आया? यस सर। तो अगर वायर की थिकनेस ज्यादा है तो उसमें करंट ज्यादा फ्लो होगा, मतलब रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि उसमें कोलिजन कम होंगे। सो रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली या इनवर्सली? इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स Inversely. एरिया, है ना? समझ Yes, में आया? sir. Yes, सो sir. रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर of any conductor is inversely proportional to its area of cross section। समझ में आया? यस तो अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि लेंथ के तो डायरेक्टली, तो अगर मैं लेंथ को डबल कर दूं तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? सर डबल हो 2A जाएगा। डबल हो जाएगा। बट ध्यान रखना एरिया चेंज नहीं होना चाहिए, बाकी सब कांस्टेंट है। लेंथ को डबल कर दो तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, और एरिया को डबल कर दूं लेंथ सेम है, एरिया को डबल कर दूं तो
तो कम हाफ हो जाएगा। सर हाफ हो जाएगा। होएगा। इनवर्सली है ना, इनवर्सली में मीनिंग क्या होता है कि अगर एरिया डबल हो जाए तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, एरिया 4 टाइम्स हो जाए तो रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा। समझ में आया? यस हाँ? सर। यस अब सर। मान लो इसकी Yes, रेडियस sir. है r, इसकी रेडियस है r, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर वायर होता है जनरली, वायर कैसे होते हैं? सर्कल, सर्कुलर। तो अगर हमें मैंने बोला रेडियस, इसको मैं स्मॉल r बोल देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना है। कैपिटल R इज रेजिस्टेंस, स्मॉल r इज रेडियस ऑफ द वायर। अगर रेडियस को डबल कर दूं तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा मुझे बताओ? देखो रेडियस को कम। डबल कर दिया तो एरिया होता है पाई r स्क्वायर। एरिया क्या होता है? पाई तो अगर मैंने रेजिस्टेंस को डबल कर दिया, सॉरी रेडियस को डबल कर दिया, तो एरिया हो जाएगा 4 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा r/4। 1/4। समझ में आया क्या? रजिस्टर यस सर। रेजिस्टेंस। तो अगर रेडियस के टर्म्स में क्वेश्चन पूछा है तो भी बता दोगे या छोड़ दोगे? यस कि हमें तो एरिया से आता है, रेडियस से नहीं आता, ऐसे तो नहीं करोगे ना? बता नो देंगे। सर। अरे रेडियस डबल होगी तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना? और Yes, एरिया sir. 4 टाइम्स हो गया तो रेजिस्टेंस Yes, 1/4 हो जाएगा। बट याद रखो कि लेंथ में कोई चेंज नहीं किया हमने। समझ में आया? ठीक है। Yes, हाँ sir. सर। यस सर। अब तो अगर ये इक्वेशन 2 है, इसको बॉक्स में लिख लेना, और ये इक्वेशन 1 है। बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, मैं ऐसे लिख सकता हूँ R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। L न्यूमरेटर में आएगा क्योंकि वो डायरेक्टली है, और A इन डिनोमिनेटर में आएगा क्योंकि इनवर्सली। समझ में आया? हाँ। यस सर। और Yes, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट का Yes, सिंबल है sir. ये रो। ये रो बोलते हैं, RHO, रो। ये क्या है अभी बताता हूँ, L/A। देखो रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। किस पे? मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। जैसे जैसे मान लो मैंने 2 कंडक्टर लिए, दोनों की सेम लेंथ और सेम एरिया, दोनों की सेम लेंथ और सेम एरिया, बट मटेरियल अलग अलग है, तो रेजिस्टेंस सेम होगा या अलग अलग होगा? रेजिस्टेंस अलग मान लो ये कॉपर का है और ये एल्यूमिनियम का है, अलग अलग होगा। तो मान लो इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका है R2, तो R1 और R2 इक्वल नहीं होगा। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। तो लेंथ और एरिया के अलावा एक और फैक्टर है जिसपे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। 2 अलग अलग मटेरियल की सेम लेंथ और सेम एरिया का आप ले आओ कंडक्टर, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना रेजिस्टेंस सेम हो जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। तो किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पर। तो ये थर्ड जो फैक्टर आया ना, रो, जो कांस्टेंट आया है, वो मटेरियल वाला फैक्टर है। वो हर मटेरियल का अलग अलग होता है। समझ में आया क्या? वो हर मटेरियल का क्या होता है? अलग अलग। उसको बोलते हैं रजिस्टिविटी। ये लिखो, फिर अगले पेज में लिखूंगा। ठीक है। रो इज resistivity of material of conductor। तो हायर द रेजिस्टिविटी हायर द रेजिस्टेंस। समझ में आया क्या? जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। हम किस रेजिस्टिविटी से कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा वायर लेना चाहिए। समझ में आया क्या? किससे कंपेयर कर सकते हैं कि कौन से मटेरियल का हमें वायर बनाना चाहिए, वो रेजिस्टिविटी से कंपेयर कर सकते हैं। आया क्या समझ में? अगर हमें कम रेजिस्टेंस वाला वायर बनाना है तो हम लो रेजिस्टिविटी वाला मटेरियल लेंगे,
और ज्यादा रेजिस्टेंस वाला वायर बनाना है तो हाई रेजिस्टिविटी वाला मटेरियल लेंगे। समझ में आया क्या? Yes, sir. लिखो ये। Yes, sir. सो रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है, कंडक्टर की एरिया पर करता है, और उसके मटेरियल पे। तो थर्ड फैक्टर अब मैं लिख दूँ, अब लिखता हूँ। जो रो आया ना, कंबाइन किया मैंने। सो थर्ड फैक्टर क्या है? मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, जो कि होती है रजिस्टिविटी पर। समझ में आया? इस पर डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा था R इज इक्वल टू रो L बाई A। तो इफ L अगर कांस्टेंट हो, एरिया भी अगर कांस्टेंट हो, तो रेजिस्टेंस जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो होगा। रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, मींस हायर द रेजिस्टिविटी of conductor, higher will be the resistance and vice versa। समझ में आया? Yes. इसके अलावा एक और फैक्टर होता है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, वो है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा? सिंपल सी बात है, अगर कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ जाए मान लो, ठीक है, तो अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनको एनर्जी मिल जाएगी। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है? हीट एनर्जी मिलती है ना, तो कोलिजन्स और बढ़ जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ने से कोलिजन बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? कंडक्टर के अंदर जो कोलिजन्स हो रहे हैं, नॉर्मल कम टेम्परेचर पे बढ़ेंगे कम सर। कोलिजन होंगे, और ज्यादा टेम्परेचर पर ज्यादा कोलिजन होंगे। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ, यस सर। Yes, sir. सो अगर ज्यादा टेम्परेचर पर ज्यादा कोलिजन होंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। समझ में आया क्या? ज्यादा टेम्परेचर Yes, sir. आया समझ में? सो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? Yes, कंडक्टर का Sir. टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। बट ये कंडक्टर के लिए ट्रू है, सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है, वो मैं बाद में समझाऊंगा। सेमीकंडक्टर क्या होता है? जिनका रेजिस्टेंस कंडक्टर से ज्यादा बट इंसुलेटर से कम होता है। समझ में आया क्या? उनका टेम्परेचर बढ़ाओ तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है, वो मैं बाद में समझाऊंगा। अभी कंडक्टर की बात कर रहे हैं हम। कंडक्टर का तो क्या है? टेम्परेचर बढ़ाने से कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। समझ में आया? Yes. तो ये लिखेंगे Yes, एज द टेम्परेचर of conductor increases, collisions also increases. So the resistance in the flow of electrons increases। समझ में आया? Yes. ठीक है, बट इट इज नॉट ट्रू फॉर, ये भी लिख ही लेते हैं यहाँ पे, semiconductor। It is not true for semiconductor। For semiconductor, ये मैं बाद में समझ में आएगा आपको जब हम इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और इनमें कंपैरिजन पढ़ेंगे। For semiconductor, resistance decreases with increase in temperature। अभी लिख लो बस। ठीक है, और इंसुलेटर का तो रेजिस्टेंस वैसे ही इन्फिनाइट टाइम्स होता है, तो उसमें तो टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं, वैसे ही इतना ज्यादा है और क्या बढ़ेगा। समझ में आया?
Yes, sir. Yes, sir. सो ये चार फैक्टर याद रखने हैं आपको, फॉर्मूला याद रखना है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। नेक्स्ट क्लास में हम रजिस्टिविटी को और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। रजिस्टिविटी की क्या इंपॉर्टेंस होती है, कब हमें हाई रजिस्टिविटी वाला वायर लेना होता है, कब लो रजिस्टिविटी वाला वायर लेना होता है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. सो लिख लो यहाँ तक। Yes, sir.